हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल है? किसी को पता है कि आज क्लास है 1 बजे? हाँ जी, किसी को पता है आज क्लास है 1 बजे? नंबर 1 पे डालना। देखना सही है नंबर। हाँ जी, पता था आज क्लास है। चलो जी, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हाँ जी पुष्पेंद्र, अभी बता रहा हूं कल क्लास क्यों नहीं हुई थी। कल 7 बजे मेरी क्लास थी, लेकिन मैं किसी कारणवश फंस गया था ट्रैफिक में। तो सोचा तो यही था कि क्लास हो जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी पूरी। मतलब हो नहीं पाई क्योंकि जाम बहुत ज्यादा हो गया था इस वजह से। और एक होता है कि हम इंफॉर्मेशन तभी दे सकते हैं 1 घंटा पहले ही हमारे पास चांस होता है इंफॉर्मेशन देने का। और मैं आ ही रहा था आपकी क्लास लेने के लिए, बट ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा था, इस वजह से फंस गया और मैं नहीं आ पाया था। इसीलिए मैंने आज क्लास रख ली थी। मैंने कहा चलो कल की पूर्ति जो है वो आज हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस चीज के लिए कुछ वो करेंगे, ठीक है? समझ गए ना कि आज भी क्लास 2 रख ली है, एक अभी रख ली है और एक जो शाम को होती है वो भी होएगी, ठीक है? तो 4:45 पे भी क्लास होएगी और अभी भी क्लास होएगी, ठीक? डन? हाँ जी बेटा, शाम को भी क्लास होएगी। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते बेटा। तो ये एक चैप्टर हमारा था जिसमें हमारी एनसीईआरटी रह गई थी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रह गई थी। तो मैंने सोचा आज इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि सर इस चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमारी नहीं हुई थी। कितनी हो गई थी एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। ये पेजेस हमने कर लिए थे, कौन से लेक्चर में किए थे मैं आपको बता देता हूं। लेक्चर नंबर अगर आप देखेंगे, लेक्चर नंबर 10 और 11 आई थिंक, सॉरी 9-10, लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 जो था, इस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करी थी, जिसमें ये पेज देख लिया था, ये देख लिए थे, ये देख लिया था, 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 यहां तक देख लिया था। आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहां तक हम लोग देख चुके हैं, इस पेज तक हम लोग देख चुके हैं, प्रोटीन तक हम लोग देख चुके थे। अब इसके आगे का जो हमें पढ़ना था वो पढ़ना था यहां से, पॉलीसेकेराइड से, है ना? जो कई दिनों से टल रहा था, हो नहीं पा रहा था। कभी क्या हो रहा था, कभी क्या हो रहा था। पहले सोचते थे कि यूट्यूब पर करा देंगे ताकि आपको भी कवर हो जाए और बच्चों का भी कवर हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी क्लासेस। मैंने कहा चलो आज इसको हम जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं पॉलीसेकेराइड से दोस्त, ठीक है जी? हाँ जी, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वो चीजें रिकॉल भी हो जाएंगी, वो चीजें याद भी आ जाएंगी। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे हैं, आप लोगों को याद करिएगा कार्बोहाइड्रेट्स के 3 प्रकार थे। एक मोनोसेकेराइड था, एक ऑलिगोसेकेराइड था और एक पॉलीसेकेराइड था। इनमें से कौन सा था जो ऊपर धारित में रह गया था? खरल मूसल याद आ रहा है, जिसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हम लोगों ने किसी जीवित ऊतक को पीस कर उसका घोल बनाया था, पेस्ट बनाया था और उसको हमने एक महीन कपड़े से, पतले से कपड़े से छाना था। तो ऊपर जो चीज रह गई थी वो कौन थे? अम्ल में अविलय थे, वो क्या कहला रहे थे? धारित कहला रहे थे। और जो नीचे छन गया था वो क्या कहला रहा था? निसेंद कहला रहा था। तो पॉलीसेकेराइड जो थे ये क्या थे? पॉलीमर थे। ये कौन है? ये बहुलक है, किसके? मोनोसेकेराइड के। तो ये ऊपर रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे तो ये अम्ल में कैसे होंगे सर? अविलय होंगे। तो पॉलीसेकेराइड जो होंगे वो अम्ल में कैसे हैं? अविलय है। और ये एक प्रकार के क्या है सर? व्रत अणु है। यानी कैसे हैं? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है पॉलीसेकेराइड, जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स है। डन। नेक्स्ट, ये पॉलीसेकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। किसकी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं? शर्करा की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। ये श्रृंखला सूत्र की तरह, यानी कपास में जैसे रेशे होते हैं उस तरीके से रेशों की तरह विभिन्न प्रकार के एकल सेकेराइड से मिलकर बनी होती है। अब एकल सेकेराइड्स का मतलब मोनोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड किससे मिलकर बनी हुई है सर? मोनोसेकेराइड। एकल सेकेराइड मीन्स मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। उदाहरण के लिए जैसे सेल्यूलोज एक बहुलक है, पॉलीसेकेराइड है, जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड किससे? ग्लूकोज का बना होता है। सेल्यूलोज किससे बना होता है? ग्लूकोज से बना होता है। सेल्यूलोज एक समबहुलक है। समबहुलक का मतलब सिर्फ ग्लूकोज 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 मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सेल्यूलोज का अणु बना रहे हैं।
इसका एक परिवर्तित रूप होता है कौन? स्टार्च मंड, जो इससे थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है? आपको स्ट्रक्चर याद आ रही होगी। सेल्यूलोज सीधी श्रृंखला थी, जबकि स्टार्च में सीधी श्रृंखला भी थी और शाखित श्रृंखला भी थी। अमाइलोज भी था, अमाइलोपेक्टिन भी था। लेकिन ये पादप ऊतक में ऊर्जा का भंडार के रूप में मिलता है। पादपों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है, किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। ये स्टार्च जो होती है प्लांट्स के अंदर स्टोर होती है फूड मटेरियल के रूप में। अब उसी फूड को यूज में लेकर हम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। तो स्टार्च क्या है? एक भंडार है। किसका? ऊर्जा का। किसमें? पादपों में। जबकि प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। प्लांट्स के अंदर तो स्टार्च, एनिमल्स के अंदर कौन होता है? ग्लाइकोजन होता है। यहां तक की बात क्लियर है? सिंपल सा था। आगे बढ़े। इन्युलिन, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बताया था इन्युलिन एक समबहुलक था। किसका समबहुलक था? फ्रक्टोज का समबहुलक था। इसका कार्य नहीं बता रखा, जस्ट इतना सा याद रखना था कि इन्युलिन किसका समबहुलक था? फ्रक्टोज का क्या था? समबहुलक था। ठीक है जी। और याद करिए, मैंने इसका कार्य आपको बताया था कि इस इन्युलिन की सहायता से हम हमारी किडनी की फंक्शन को पता लगाते, जीएफआर को पता लगाते, अगर आपको याद आ रहा हो। नहीं तो सिर्फ इतना याद रखना, इन्युलिन जो है वो किसका बहुलक होता है? समबहुलक होता है, फ्रक्टोज का होता है। एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जैसे ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें तो उसका दाहिना सिरा अपचायक होता है, यानी दायां सिरा जो होता है, राइट एंड जो होता है वो कैसा होता है? अपचायक, यानी रिड्यूसिंग होता है। जबकि बायां सिरा जो होता है वो कैसा होता है? अनपचायक होता है। अनपचायक मतलब नॉन रिड्यूसिंग, जो रिड्यूस्ड हो जाएगा, जिसका अपचयन हो जाएगा, जो विखंडित हो जाएगा, अपचायक। जो नहीं होएगा, अनपचायक। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में अपचायक सिरा कौन सा होता है? ये राइट वाला कैसा है? अपचायक है, यानी इसमें अपचयन हो सकता है। जबकि लेफ्ट वाला जो है वो अनपचायक है, इसमें अपचयन नहीं होता है। यह शाखा युक्त होती है। कौन शाखा युक्त है? ग्लाइकोजन शाखा युक्त है, जिसका चित्र दिखाया हुआ है इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंड की बात कर रहे हैं। मंड यानी स्टार्च। मंड में द्वितीयक कुंडलीकार संरचना मिलती है। सर द्वितीयक कुंडलीकार संरचना मंड में कैसे होती है? याद करिए, मंड में एक सीधी श्रृंखला थी जिसको हमने क्या बोला था? अमाइलोज बोला था, और एक शाखित श्रृंखला थी जिसका नाम था अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोपेक्टिन जो है वो इस तरीके से होती है, ये अगर आप देखेंगे इस तरीके से अमाइलोपेक्टिन होती है। अब अमाइलोपेक्टिन हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा था, जस्ट समझाना ये अमाइलोपेक्टिन से आपको कुंडली बनती हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से, इस तरीके से शाखाएं निकल रही है और क्या हो रहा है सर? कुंडलन हो रहा है। अब इसके बीच में कौन फंस जाएगा सर? आयोडीन का अणु फंस जाएगा। कौन फंस सकता है इसके अंदर सर? आयोडीन जो है वो इसके अंदर फंस सकता है। कौन फंस सकता है इसके अंदर? आयोडीन। लेकिन क्या सेल्यूलोज में आयोडीन फंस सकता था? नहीं। तो आयोडीन टेस्ट किसने दिया था? स्टार्च देगा कि सेल्यूलोज देगा? सर स्टार्च जो है वो नीला रंग देगा जब उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है इस स्टार्च, इस मंड के अंदर जो शाखित भाग था अमाइलोपेक्टिन, उसके अंदर क्या हो सकता है? फंस सकता है। ठीक है जी। हाँ जी, पायल सिंह आप प्लीज लेक्चर देखिएगा बेटा, वहां पर बताया हुआ ये वाली चीज। मंड में द्वितीयक कुंडलीकार संरचना मिलती है। याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो। मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया था, मंड में द्वितीयक कुंडलीकार संरचना पाई जाती है। किसमें? मंड यानी स्टार्च में। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु जो होता है इसके कुंडलीय भागों से जुड़े होते हैं। आयोडीन जो है इसके जो कुंडलित भाग है उसमें क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आयोडीन टेस्ट जो होता है उसमें कैसा रंग आता है? तो स्टार्च से जुड़कर कैसा होता है? नीला रंग आता है। सेल्यूलोज जो है उसमें कुंडलित संरचनाएं नहीं मिलती है, जिसके कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता, और आयोडीन प्रवेश नहीं करेगा तो आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। कौन? सेल्यूलोज। कौन दे रहा है? स्टार्च भी देता है, ग्लाइकोजन भी देता है। क्यों? क्योंकि वो शाखित संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जो कागज जिस पर आप लिख रहे हैं वो भी किसका बना हुआ है? पौधों की जो लुगदी जो होती है, लुगदी यानी पेस्ट जो बनेगा। आपने एक पेड़ जो है उसको तोड़ा, उसको पीसा, उसकी जो लुगदी बनेगी उससे हम क्या बनाएंगे सर? कागज का निर्माण करते हैं। और उस कागज में क्या मिल रहा है सर? सेल्यूलोज मिल रहा है। रुई के धागे भी किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। ये अमीनो शर्करा या रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्कराएं होती हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने यहां पर पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के पढ़े थे। एक हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम बोलेंगे हम लोगों ने दो प्रकार के यहां पर पढ़े थे।
पॉलीसेकेराइड, एक पढ़े थे हमने सरल पॉलीसेकेराइड और एक हमने पढ़े थे जटिल पॉलीसेकेराइड या संयुक्त पॉलीसेकेराइड। जटिल या संयुक्त पॉलीसेकेराइड में हमने क्या देखा था कि कहीं ना कहीं शर्करा के साथ गैर शर्करा भाग आ रहा था। जैसे अगर आपको याद आ रहा हो काइटिन अगर एग्जाम्पल याद आ रहा हो, जो किसमें मिल रहा था, जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है उसमें, और जो कीड़े जो होते हैं, कीट जो होते हैं, उनका जो बाह्य कंकाल होता है वो किससे बना होता है सर? किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। और काइटिन किसका समबहुलक था सर? NAG का समबहुलक था। NAG कौन था? N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। कौन था? N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन जो था ये एक मॉडिफाइड शर्करा थी, और ये मॉडिफाइड शर्करा N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का जो समबहुलक जो था वो क्या बना रहा था सर? काइटिन बना रहा था। और काइटिन जो था वो आर्थ्रोपोड कौन है? कीट समूह किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोड के अंतर्गत आते हैं। इनका बाह्य कंकाल जो होता है वो बनाता है कौन? काइटिन से बना होता है। काइटिन किससे बना हुआ है? N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से बना हुआ है, जो एक परिवर्तित शर्करा है, रूपांतरित शर्करा है, जटिल शर्करा है। और ये कैसे हैं सर? समबहुलक है। यहां तक की बात। सर डीएनए का खंड प्रोटीन निर्माण करता है, यदि यह प्रोटीन अभिव्यक्त ना हो तो क्या यह जीन कहलाता है? नहीं बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन एक्सप्रेस्ड जीन बोलेंगे। देखो जीन का मतलब क्या था? जीन का मतलब है कि वो डीएनए का खंड जो आगे चलकर प्रोटीन बनाएगा। अब मैंने बोला एक जीन है जो प्रोटीन बना रहा था, लेकिन उसमें परिवर्तन आ गए जिसकी वजह से वो प्रोटीन नहीं बनाया। तो क्या मैं उसको जीन बोलना छोड़ दूं? बोलेंगे तो उसको जीन, लेकिन क्या बोलेंगे? नॉन एक्सप्रेस जीन, अभिव्यक्त जीन, यानी एक ऐसा जीन जो अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी, अव्यक्त एक बोलेंगे। वेल डन, बहुत ही बढ़िया, डन। चलें आगे, यहां तक की बात क्लियर है। ये था हमारा क्या था? पॉलीसेकेराइड था। नेक्स्ट इसके बाद आता था न्यूक्लिक अम्ल। ये सिंपल सी बातें थी, लिटरली बता रहा हूं। अगर चलो ये तो बच्चों ने बोल दिया, नहीं तो आपके पास आरंभ 2 का भी एक्सेस है। आरंभ 2 का एक्सेस है जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस होती है। कई बार अगर किसी चैप्टर की अगर आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ना हो तो टेंशन मत लेना, आरंभ 2 जो रिकॉर्डेड क्लास है उसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में करा देता हूं, ताकि ये हो कि भाई कई बार होता है ना कि लाइव क्लास में मौका नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि लाइव क्लास में इंटरेक्शन होता है, इस वजह से। तो उसमें इंटरेक्शन नहीं होता तो वहां पर करा देता हूं। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने बोला था इस वजह से यहां पर भी करा रहा हूं। ये न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहा बेटा। न्यूक्लिक अम्ल जो थे वो भी क्या थे भैया? ये भी अम्ल में अविलय थे। क्यों? क्योंकि ये भी क्या थे? पॉलीमर थे, बहुलक थे, ऊपर रह गए थे। किसमें रह गए थे? धारित में रह गए थे। सर निषेचन होने पर एलील का निर्माण होता है या एक ही बॉडी में एलील मिल जाता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार तू? इलॉजिकल क्वेश्चन काहे पूछ रहा है? TAUG, निषेचन होने पर एलील का निर्माण होता है। एलील का निर्माण उत्परिवर्तन से होता है। हाँ, एलील अभिव्यक्त किसमें होंगे? एलील जो शब्द जो बोला जा रहा है, क्या एक जीन के रूपांतरित रूप जो हैं वो अभिव्यक्त किसमें होंगे? एक द्विगुणित कोशिका जो होगी उसमें अभिव्यक्त होंगे। अब तो यहां पर पढ़ाई कर, यहां पर पढ़ा रहा हूं तो इस पर फोकस कर दोस्त, यहां पर। ठीक है जी? नहीं, कल टेस्ट नहीं होएगा बेटा, बता दिया मैंने आपको, कल टेस्ट नहीं होएगा। टेस्ट जब होना होएगा मैं आपको बता दूंगा, अभी टेस्ट नहीं होएगा। दूसरे प्रकार का एक वृत्त अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अविलय अंश में मिलता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या? एक और वृत्त अणु हमारा कौन? न्यूक्लिक अम्ल। किसमें मिल रहा है? सब जीवों के ऊतकों में पाया जा रहा है या सेल्स में पाया जा रहा है। नाम में न्यूक्लिक अम्ल आ रहा है लेकिन अम्ल में ये अविलय था। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जरा सोचिएगा। नाम में तो अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, लेकिन ये अम्ल में कैसा है? अघुलनशील है। अविलय मीन्स अघुलनशील है। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, नाम में तो अम्ल है लेकिन अम्ल में अघुलनशील क्यों है? क्यों? क्योंकि ये पॉलीमर है, बहुलक है, और बहुलक जो है वो नीचे नहीं छना था, ऊपर रह गया था। ऊपर रह गया तो क्या कहलाएगा सर? अम्ल में अविलय कहलाएगा।
क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? तो कई बच्चों को लगता है अरे नाम में तो अम्ल आ रहा है और फिर लिख रहे हैं अम्ल में अघुलनशील है, अजी ऐसा कैसे? तो भैया ऐसा इस वजह से क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो बहुलक है, और अगर बहुलक है तो नीचे नहीं छने थे, नहीं छने तो नीचे कौन छना था? जो अम्ल में घुलनशील था, क्योंकि अम्ल नीचे घुलकर अम्ल नीचे आया था, तो जो चीज उसमें घुलकर नीचे आ जाएगी वो अम्ल में विलय कहलाएगी। जो नहीं घुली, क्यों? क्योंकि बड़े थे, ऊपर ही रह गए, नीचे छनकर नहीं है, इसलिए क्या कहला रहे हैं? अम्ल में अविलय कहला रहे हैं। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। किससे बने होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। अब पॉली मतलब बहुत सारा, न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 चीजों से मिलकर बना हुआ। फॉस्फेट है, पेंटोज शर्करा है और नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो ये 3 चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, और कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या कहलाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या कहलाती है? सर न्यूक्लिक अम्ल कहलाती है। ये चीजें याद होनी चाहिए। यह पॉलीसेकेराइड व पॉलीपेप्टाइड के साथ संविष्ट होकर किसी भी जीव, ऊतक या कोशिका का वास्तविक व्रत आणविक अंश बनाता है। सर ये लाइन समझ में नहीं आती हमको। आप मुझे बताइए, एक कोशिका के अंदर व्रत आणविक अंश का मतलब क्या होगा? जितनी भी टोटल व्रत अणु हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है एक सेल के अंदर मिल रहे हैं, वो उस सेल के क्या कहलाएंगे? व्रत यानी बड़े, आणविक अंश यानी वो अंश, वो भाग जो व्रत अणुओं से बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा? सर व्रत आणविक अंश। कौन थे व्रत आणविक अंश? सर न्यूक्लिक अम्ल हो गया, सर पॉलीसेकेराइड हो गया, सर हमारा प्रोटीन हो गया। यही 3 चीजें थी जो क्या कहला रहे थे? मैक्रोमोलिक्यूल्स कहला रहे थे, हमने पढ़े थे। सर एक क्वेश्चन है कि सेल्यूलोज ग्लूकोज से बना होता है तो अपनी बॉडी में अपघटन क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेटा उसको तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है ना सेल्यूलेज, वो हमारे अंदर नहीं मिलता है। अगर हमारे अंदर मिलेगा तो हम भी सेल्यूलोज का अपघटन कर देंगे या उसको तोड़ देंगे। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से, घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा होता है? सर विषम चक्रीय यौगिक। कितने बच्चों को ये पहली लाइन समझ में आई है? विषम चक्रीय यौगिक। दूसरा एक मोनोसेकेराइड होता है। कौन होती है? पेंटोज शर्करा होती है। और तीसरा कौन होता है? फॉस्फोरिक अम्ल, या जिसको हम फॉस्फेट बोलते हैं। तो 3 चीजें थी। एक तो फॉस्फेट हो गया, एक हमारी शर्करा, मोनोसेकेराइड कौन सी? पेंटोज। कौन सी? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज। और ये क्या है? विषम चक्रीय यौगिक। ये याद है विषम चक्रीय यौगिक सभी को? है महिमा? या कॉपी पेस्ट करती रहोगी? कॉपी पेस्ट करती रहोगी? मेरे को एक बात बताओ महिमा, है विषम चक्रीय यौगिक, ये वर्ड याद है आप सभी को? विषम चक्रीय यौगिक याद है? हु इज विषम चक्रीय यौगिक? नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार जो थे वो एक विषम चक्रीय वलय था, विषम चक्रीय रिंग थी। 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन की रिंग क्या कहला रही थी? पायरमिडीन। 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन की पायरमिडीन और 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन वाली इमिडेजोल मिलकर क्या बना रही थी? प्यूरिन, अगर आपको याद आ रहा हो तो। जो हमारे चित्र 9.1 में दिखाई गई है। कहां है सर 9.1? ये रहा 9.1। कहां है? 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 अरे कहां है? 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 9.1 कहां है? कहां है? कहां है? कहां है? कहां है? कहां है? ये रहा। तो भैया ये है हमारा प्यूरिन जिसमें 2 रिंग थी। ये हमारा पायरमिडीन जिसमें 1 रिंग थी। 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन की रिंग क्या कहला रही थी? पायरमिडीन रिंग कहला रही थी। 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन वाली पायरमिडीन और 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन वाली इमिडेजोल। तो ये हमारा विषम चक्रीय क्या था? विलय था। कौन थे? नाइट्रोजन क्षार थे। नाइट्रोजन क्षार जब किसके साथ जुड़ते? शर्करा के साथ जुड़ते तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता। न्यूक्लियोसाइड बनता। अरे भैया यहां पर मिस्टेक है, ये शायद हम लोगों ने देखा था ना, ये मिस्टेक थी। क्या था यहां पर? न्यूक्लियोटाइड की जगह क्या आएगा? न्यूक्लियोसाइड आएगा। क्या आएगा भैया? यहां न्यूक्लियोसाइड आएगा, न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। फिर इन न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जब जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया? फॉस्फेट को जोड़ दिया, तो क्या बना था? न्यूक्लियोटाइड बना था। डन। तो कुल मिलाकर यहां तक की बात आई होप समझ में आ गई होगी दोस्त। ठीक है जी, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर होगी। तो चित्र 9.1 में ध्यान दें तो आप पाएंगे कि न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार कौन से मिलते हैं? सर एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार थे जिसमें से 4 जो है डीएनए में 4 मिलते हैं, आरएनए में 4 मिलते हैं। डीएनए में कौन सा मिलता है? सर थाइमिन मिलता है। आरएनए में कौन सा मिलता है? यूरासिल मिलता है।
एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो प्यूरिन्स होते हैं, और अन्य जो हैं 3 बचे हुए जो है साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, वो पायरिमिडीन्स होते हैं। विषम चक्रीय वाले को हम प्यूरिन और पायरिमिडीन बोलते हैं, ये आपने पढ़ लिया है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज होती है या डीऑक्सी राइबोज होती है। जिसमें राइबोज मिलेगी, जिसमें डीऑक्सी राइबोज मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, और जिसमें राइबोज मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। जिसमें राइबोज मिलेगी आरएनए, जिसमें डीऑक्सी राइबोज मिलेगी डीएनए। शर्करा जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये हमारी मोनोसेकेराइड्स होती है। चलिए जी, यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन? यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन? यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन? डाटा नहीं है महिमा, आपको एक चीज बता रहा हूं कि पढ़ते हो स्पैम मत करो बेटा। डांटने वाली बात नहीं है, हर बात में ईगो पे मत लिया करो। मैंने पहली बार कमेंट किया था और आपने मुझे डांट दिया। थोड़ा सा भी वो नहीं है, सहन शक्ति नहीं है आप लोगों के अंदर कि आपको कोई टीचर कह रहा है कि कंटिन्यूअसली स्पैम मत करो, है? अब आपको इतना भी वो नहीं है कि इतनी भी सहन शक्ति नहीं है कि टीचर अगर कुछ कह रहा है कि उसको समझ ले, हैं? नहीं सर हमसे सहन नहीं होता, हमने पहली बार कमेंट किया, आपने हमको डांट दिया। क्या डांटा मैंने? यही तो बोला कि स्पैम मत करो, आप पढ़ाई पर फोकस करो ना भाई, सीधी सी बात है। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर हो गई। ये किसके बारे में बता रखा है? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन की संरचना। मैंने आपको बताया था हमारी इस चैप्टर में, हमारी इस एनसीईआरटी में ऊटपटांग तरीके से चीजें लिखी हुई थी। प्रोटीन पहले समझा रखा है, बाद में प्रोटीन की स्ट्रक्चर बता रखी थी। प्रोटीन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखते हैं। अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर जब यहां पर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कुछ कुछ बिंदु हैं, वो एनसीईआरटी की लाइनें हमें समझ में नहीं आती है, जरा उनको एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं, जैसा कि पहले बता दिया, यानी इसी चैप्टर में पहले पढ़ा दिया कि प्रोटीन जो है विषम बहुलक होते हैं, जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अब यहां पर अणुओं की बात कर रखी है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे किसकी, चाहे प्रोटीन की देखो या किसी भी स्ट्रक्चर देखो, तो यहां पर अब यहां से लेकर मैं आपको बोलूंगा यहां तक जो लाइनें दे रखी हैं, वो लाइनें पढ़ने में बड़ा कंफ्यूजन सा होता है। सर यहां से लेकर यहां तक जो लाइन लिखी हुई है वो समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती है? इसको जरा 2 तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर बता रखा है कि आपके पास अगर कोई अणु है, कोई मॉलिक्यूल है, आपके पास कोई अणु है, कोई मॉलिक्यूल है, और आपको उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। आपके पास कोई अणु है यानी कोई मॉलिक्यूल है, अगर आपको उसकी स्ट्रक्चर को दर्शाना है, आपको उसकी स्ट्रक्चर को अगर एक्सप्लेन करना है किसी सामने वाले को, तो कैसे करेंगे? तो सर अगर हम केमिस्ट्री के वैज्ञानिक हैं तो कैसे करेंगे, अगर हम फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं तो कैसे करेंगे, और अगर हम बायोलॉजिस्ट हैं तो कैसे करेंगे? तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में 2 प्रकार के अणुओं की बात कर सकते हैं, या तो वो कार्बनिक होएगा या अकार्बनिक होएगा। अगर वो कार्बनिक है और अकार्बनिक है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक संरचना को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो अकार्बनिक संरचनाएं जो होती हैं उनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? जैसे मैंने बोला सोडियम क्लोराइड, मैंने बोला मैग्नीशियम क्लोराइड, मैंने बोला बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बोला बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट जो मैंने वर्ड यूज में लिया, उस बेरियम सल्फेट को मुझे आपको बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? फॉर्मूले से बताऊंगा ना। ये बेरियम सल्फेट है, सूत्र लिखूंगा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा ना। मैंने बोला बेरियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने बोला सोडियम क्लोराइड है, मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट है, तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मूला लिखूंगा ना। तो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको रसायन विज्ञान की दृष्टि से अगर उनकी संरचना हमें बतानी है तो हम उन अकार्बनिक तत्वों को हम उनका आणविक सूत्र के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर हम कार्बनिक पदार्थ की बात करें, सर कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जैसे बेंजीन रिंग हो गई, पायरिमिडीन रिंग हो गई है, बेंजीन रिंग हो गई है, पायरिमिडीन्स हो गए हैं, ग्लूकोज हो गया है, हम इनको कैसे प्रदर्शित करेंगे? सर ग्लूकोज की रिंग बनाएंगे, सर ग्लूकोज की इस तरीके से रिंग बनाएंगे, सर बेंजीन की रिंग बनाएंगे, सर पायरिमिडीन की रिंग बनाएंगे, सर प्यूरीन की रिंग बनाएंगे, है ना? तो क्या हम कार्बनिक पदार्थों को क्या हम उनकी स्ट्रक्चर बनाकर प्रदर्शित करते हैं? हाँ। अब उसकी स्ट्रक्चर अगर हम कॉपी में बना रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर 3D है कि 2D है?
सोचो, वो जो स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं कार्बनिक पदार्थों की, जैसे हमने यहां पर पायरामिडीन की बनाई, प्यूरिन की बनाई, क्या वो स्ट्रक्चर 3D फॉर्म में दिखाते हैं कि 2D फॉर्म में दिखाते हैं? सर हम उन स्ट्रक्चर्स को, जो बेंजीन रिंग आप अपनी कॉपी में बना रहे हो, क्या 3D फॉर्मेट में बना रहे हो कि 2D? सर 2D फॉर्मेट में दर्शाते हैं। तो कुल मिलाकर यहां से यहां तक की लाइनों में यह बता रखा है कि अगर हम अणुओं की संरचनाओं को प्रदर्शित करें तो अलग अलग तरीके से अणुओं की संरचनाओं को हम प्रदर्शित करते हैं। अगर केमिस्ट्री की भाषा में अगर देखें तो अकार्बनिक पदार्थों में अगर हमें संरचना बतानी है तो हम फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं। अगर कार्बनिक पदार्थों की स्ट्रक्चर को बताना है तो हम 2D स्ट्रक्चर दिखाते हैं। डन, ये तो हो गई केमिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं सर फिजिक्स की। फिजिक्स में जब हम फिजिक्स में क्या करते हैं? हम फिजिक्स में जरा सोचिए, भौतिक विज्ञान में हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी संरचनाएं देखते हैं। तो फिजिक्स में अगर किसी भी केमिकल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है तो हम उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई देखते हैं, हम उसमें उसकी सारे पैरामीटर्स देखते हैं कि अच्छा ये इतना लंबा है, ये इतना चौड़ा है, इसकी इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है, इतनी ब्रेथ है, ये सारी चीजें देखते हैं। यानी क्या फिजिक्स के नजरिए से अगर मैं देखूं किसी भी अणु की स्ट्रक्चर को अगर एक्सप्लेन करना है तो क्या हम 2D फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि 3D फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे? सर 3D फॉर्मेट में, क्योंकि उसके हमें क्या चाहिए सर? माप चाहिए, उसके हमें पैरामीटर्स चाहिए। तो वो पैरामीटर्स एक्सप्लेन करने के लिए हम उसकी 3D स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स के नजरिए से। तो भैया ये दो नजरिए तो समझ में आ गए। अब बात करते हैं सर बायो में। बायो के नजरिए से अगर हमें स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, स्पेसिफिकली इस टॉपिक में किसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है? सर प्रोटीन की स्ट्रक्चर को अगर एक्सप्लेन करना है बायो की नजर से तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहले ये दोनों चीज समझ में आ गई, पहले इन दोनों चीजों को एक बार देख लेते, फिर बायो की बात करते हैं। देखिएगा यहां पर एनसीईआरटी में लाइन क्या लिखी हुई है। अब ये सुनने के बाद अब देखो आसानी से समझ में आ जाएगी। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। यानी अणुओं की संरचना को अगर बताना है तो अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं। अकार्बनिक रसायन में बात आ गई। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और भी हैं कई सारे हैं, जिंक सल्फेट है, बेरियम, ये इस तरीके से आप। तो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको केमिस्ट्री की भाषा में अगर हमें एक्सप्लेन करना है उनकी स्ट्रक्चर को तो हम उनका क्या दिखाते हैं सर? हम उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाते हैं, आणविक सूत्र बताते हैं। डन, आगे बढ़े। कार्बनिक की बात करें, कार्बनिक पदार्थ की रसायन विज्ञान में कार्बनिक पदार्थ की अगर बात करते हैं तो अणुओं की हम क्या बताते हैं सर? स्ट्रक्चर बताते हैं। अब वो जो स्ट्रक्चर जो होती है वो हम व्यक्त करते हैं कैसे सर? वो हमेशा उसको हम द्विआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। कौन सा दृश्य दिखाते हैं उसका? द्विआयामी। द्विआयामी मींस 2D स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं किसकी? कार्बनिक पदार्थों की। जैसे बेंजीन रिंग दिखा दी, जैसे नेफ्थलीन दिखा दिया, तो ये हम कैसे दिखाते हैं सर? 2D फॉर्मेट में दिखाते हैं। डन, ये तो हो गई केमिस्ट्री के नजरिए से बात। अब बात करते हैं फिजिक्स की। भौतिक विज्ञानी जो होते हैं वो आणविक संरचनाओं को, यानी अणुओं की संरचनाओं को त्रिआयामी दृश्य, यानी त्रिआयामी मींस 3D स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। डन, ये फिजिक्स की बात इतनी सी लिख दी कि 3D फॉर्मेट में एक्सप्लेन करेंगे। केमिस्ट्री में कार्बनिक को 2D फॉर्मेट, अकार्बनिक को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं सर जीव विज्ञान की दृष्टि से। जीव विज्ञान की दृष्टि से हम पर्टिकुलरली यहां पर किसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं सर? प्रोटीन की संरचना जो होती है। बायो के नजरिए से हम प्रोटीन की संरचना को 4 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो 4 तरीके कौन कौन से थे? या तो सीधी सीधी श्रृंखला हो, एक अमीनो एसिड के बाद अगला, अगले के बाद अगला, अगले के बाद अगला, अगला 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 अगला, यानी सीधी श्रृंखला बनेगी। वो क्या कहला रही थी सर? प्राथमिक संरचना कहला रही थी। या इसी प्राथमिक संरचना को अगर हम कॉइल्ड कर दें या शीट के रूप में दर्शा दे, क्या कहला रही थी सर? 2D। क्या कहला रही थी सर? वो हमारी द्वितीय संरचना कहला रही थी। अब ऐसी कई सारी द्वितीय संरचना जो है एक के ऊपर एक अगर लिपट जाए तो एक ऊन का गोला सा बन जाता है, जिसको हमने क्या बोला था? तृतीय संरचना। ऐसी कई सारी तृतीय संरचना अगर जुड़ जाए तो क्या बनती है सर? चतुर्थ संरचना, जो ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा स्थायित्व जिसमें सबसे ज्यादा होता है, वो कौन सी होती है? चतुर्थ। डन, इतनी सी बात याद आ गई है। अब इन्हीं बातों को हमारी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया हुआ, आइएगा देखिएगा। 4 तरीके से व्यक्त करते हैं किसको? प्रोटीन की स्ट्रक्चर को। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में, जैसे कि पहले, दूसरे,
व इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा कि अगर हमें जानकारी हो तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। क्या सर प्राथमिक संरचना क्या? भाई तुमको पता लग गया फर्स्ट पोजीशन पर ये है, सेकंड पर ये है, अगला ये है, अगला ये है, क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये जो स्ट्रेट लाइन अगर बन रही है जो हमारी एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाई हुई है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से क्या बन रही है? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो वो क्या कहलाएगी गुरु? हमारी प्राथमिक संरचना कहलाती है, जिसमें हमें पता है कि अच्छा फर्स्ट पोजीशन पर ये है, सेकंड पोजीशन पर ये है। नेक्स्ट, कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये प्रोटीन क्या है? एक रेखा के रूप में मिल रहा है। तो इसमें बाएं सिरे पर वे प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलते हैं। अब आप में से कितने बच्चों को याद है ये जो अमीनो अम्ल की ये जो सीधी श्रृंखला है, इसमें ये जो दाहिना सिरा जो था इसको हमने एन सिरा बोला था, ये बाइना सिरा जो था इसको हमने सी सिरा बोला था। कितने बच्चों को ये चीज याद है? यही चीज यहां पर लिखी हुई है, एन टर्मिनल एन सिरा और सी सिरा। क्या याद है? हाँ जी, कितने बच्चों को याद है? एन का मतलब क्या था? एन टर्मिनल एन सिरे का मतलब क्या था कि भैया यहां पर मुक्त रूप से क्या मिल रहा था? अमीन समूह मिल रहा था। सी सिरे का मतलब क्या था? यहां पर मुक्त रूप से क्या मिल रहा था सर? कार्बोक्सिलिक समूह मिल रहा था। वही चीज यहां पर लास्ट में बताई हुई है। क्या कि अगर आप मान रहे हैं कि ये प्रोटीन एक सीधी रेखा में मिल रहा है, कौन? प्राथमिक संरचना, तो इसका जो एक बायां सिरा होएगा और एक दायां सिरा जो होएगा उसमें क्या मिलेगा सर? दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है और बाएं सिरे पर अंतिम क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक समूह मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा कहते हैं। प्रथम अमीनो अम्ल जो होएगा यानी बिल्कुल लेफ्ट, बिल्कुल राइट साइड वाला। अब ये राइट कैसे हो गया सर? ये राइट कैसे हो गया? तो सामने से देखेगा, सामने से देखेगा तो ये क्या हो गया सर? लेफ्ट हो गया। ये क्या हो गया सर? राइट हो गया। तो इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। अब मुझे बताइए ये मेरा कौन सा हाथ है सर? राइट। ये कौन सा है? लेफ्ट है। तो जरा सोचिए मेरा हृदय जो है उसका हृदय का इधर वाला भाग कौन सा है? राइट है। इधर वाला भाग कौन सा है? लेफ्ट वाला है। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रथम अमीनो अम्ल हो जाएगा। ये प्रथम अमीनो अम्ल में ये कौन सा सिरा होएगा? एन सिरा होएगा। और ये अंतिम अमीनो अम्ल होएगा जिसका ये कौन सा सिरा होएगा? सी सिरा होएगा। तो इसी तरीके से याद रखना बेटा यहां पर ये एन सिरा, ये सी सिरा। प्रथम अमीनो अम्ल जो होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड जो होगा उसका सिरा क्या कहलाएगा? एन टर्मिनल। और लास्ट अमीनो एसिड जो होगा उसका अंतिम सिरा जो होगा वो क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक सिरा कहलाएगा, सी सिरा कहलाएगा। यही लाइन हमारे यहां पर लिखी हुई कि प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा, देख रहा है यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है प्रथम अमीनो अम्ल। अब प्रथम अमीनो अम्ल जो है हम यहां से स्टार्ट नहीं करते, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। हाँ सर, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो कई बच्चों को लगता है अच्छा ये लेफ्ट सिरा ही ये राइट सिरा है, इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्योरली एनसीईआरटी की भाषा में याद रखना कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड जो होएगा उसका सिरा क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन सिरा कहलाता है। जबकि अंतिम अमीनो अम्ल जो होता है उसका सिरा क्या कहलाता है? सी सिरा कहलाता है, कार्बोक्सिल सिरा कहलाता है। ठीक है, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट अभी यहां पर मत रखना, आप सीधा सीधा याद रखना। एक एन टर्मिनल है और एक सी टर्मिनल है। ये फर्स्ट अमीनो एसिड है और ये लास्ट अमीनो एसिड है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड का सिरा एन सिरा और लास्ट अमीनो एसिड का सिरा सी सिरा होएगा। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? ये वाली लाइनें समझ में आ गई? यहां से यहां तक ये वर्ड समझ में आ जाते हैं, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक की चीजें भी समझ में आ जाती है। कंफ्यूजन होता है यहां से यहां तक का कि केमिस्ट्री में बता रखा है, फिजिक्स में बता रखा है, उसका मीनिंग क्या था। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती है। क्या प्रोटीन जो था वो इस तरीके से शाखित संरचना थी, जैसे स्टार्च था, जैसे ग्लाइकोजन था? क्या वो इस तरीके से शाखाओं में मिल रही थी? नहीं सर, प्रोटीन जो है वो एक लड़ी के रूप में मिल सकता है, या कुंडलाकार मिल सकता है, या शीट के फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से शाखित संरचनाएं नहीं थी। यह लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी होती है। अब ये जो लड़ी है अगर ये कुंडली की तरह मुड़ जाए, घूमती हुई सीढ़ी की तरह, जैसे ये सीढ़ी सीधी सीधी थी, अब आपने इस सीढ़ी को क्या कर दिया सर? घुमा दिया है।
ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी सर? बीटा शीट कहलाती है, जो आपको याद आ रहा है। तो हमारी एनसीईआरटी के डायग्राम में लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहां पर ये शीट, ये हमारी किस फॉर्म में मिल रही है सर? ये हेलिकल है, यानी ये कुंडलाकार है। और ये किस फॉर्म में मिल रही है सर? ये शीट फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिल रही है सर? ये शीट फॉर्म में मिल रही है। आप जूम करके भी अगर देखेंगे, जूम करके देख लीजिए, यहां पर मैं दिखा देता हूं, आप अपनी एनसीईआरटी में भी देखेंगे इस संरचना को। ये तृतीय संरचना, अब जरा सोच, इस तृतीय संरचना में तेरे को शीट दिख रही है, ये इस तरीके से जिगजैग मैनर में, जो याद आ रहा होगा, जिगजैग मैनर में जो मिल रही थी वो क्या थी? बीटा शीट थी। और ये जो कुंडलाकार जो मिल रही थी, ये क्या कहला रही थी? अल्फा हेलिक्स कहला रही थी। ठीक है जी। तो यहां पर बात ये लिखी, वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल, यहां से यहां तक की लाइन क्या कहला रहा है? यहां से यहां तक बोल रहा है कि वास्तव में अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ज्यादातर प्रोटीन इस पृथ्वी पर जो मिलते हैं वो कौन से होते हैं जनाब? वो जिनमें स्टेबिलिटी होगी, और स्टेबिलिटी लाने के लिए बॉन्ड चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा अगर बॉन्ड बनेंगे तो वो जो स्ट्रेट लाइन है उसमें आकृतीय परिवर्तन होएगा। आकृतीय परिवर्तन होएगा तो कैसा होएगा सर? कुंडलन पैदा होंगे। ये लाइन, इस यहां से यहां तक की लाइन का मीनिंग ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वास्तव में प्रोटीन लड़ी जो होएगा उसका कुछ अंश जो होएगा वो कुंडली के रूप में व्यवस्थित होएगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी लानी है, स्थायित्व लाना है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलन मिलता है सर। दक्षिणावर्ती कुंडलन का मतलब आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं, ये कुंडलन जो था ये ऐसे स्टार्ट हुआ। अब अगर ये ऐसे स्टार्ट होएगा तो ये कुंडलन आपके हिसाब से क्या ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? आप सीधा बोलेंगे सर ये क्लॉकवाइज है। किस प्रकार का कुंडलन दिखाई दे रहा है? यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां से इस तरीके से क्या चल रहा है सर? कुंडलन चल रहा है। तो ये कुंडलन किस प्रकार का है सर? ये दक्षिणावर्ती है। मतलब दक्षिणावर्ती का मतलब कैसा होता है कि कुंडलन किस प्रकार का है सर? ये सर हमारा क्लॉकवाइज कुंडलन होता है। कैसा कुंडलन होता है? क्लॉकवाइज कुंडलन होता है इसमें। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे में मुड़ी हुई होती है, जिन्हें द्वितीय संरचना बोलते हैं। अब द्वितीय संरचना जिसमें कुंडलन मिलेंगे या शीट की फॉर्म में मिलेगी। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन की तृतीय संरचना बोलते हैं। अब इसने बोल दिया कि भैया ये वाली जो संरचना है वो हमारी द्वितीय है, ये हमारी कैसी थी? प्राथमिक थी। अब ऐसी ही संरचना एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़ जाए, कैसे सर? ये वाली संरचना कुंडलन थी, मैंने कहा, एक और कुंडलन, मैंने कहा, एक और कुंडलन, एक और कुंडलन, एक और कुंडलन, कुंडलन 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 अगर बन जाए तो ये कैसी संरचना बनेगी सर? ये कहलाएगी हमारी तृतीय संरचना। मैंने बोला मान लो ये शीट थी, मैंने बोला मान लो ये शीट थी, ये भी क्या थी? द्वितीय संरचना। अब ये शीट ऐसे है, ये शीट ऐसे है, ये शीट ऐसे है, ये शीट ऐसे है। शीट शीट के ऊपर चढ़ती जा रही है। अगर चढ़ती जाएगी तो ऐसे लगेगा जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या चढ़ गए हैं सर? ये कुंडलन या ये शीट एक के ऊपर एक ऊन का जैसे गोला होता है वैसे ये बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तृतीय संरचना कहते हैं। खत्म। यह प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करते हैं। अब ये कौन सा रूप होएगा सर? ये 3D फॉर्मेट में होएगा, क्योंकि ऊन का गोला जब हम देखेंगे तो उसके पैरामीटर्स के हिसाब से वो कैसी होगी सर? वो 3D स्ट्रक्चर होगी। तृतीय संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों की नितांत आवश्यकता होती है। सर ये लाइन हमको समझ में नहीं आती, इसका मीनिंग क्या है? आपको एंजाइम शब्द याद आ रहा है? आप मुझे बताइए, ज्यादातर एंजाइम जो थे क्या वो प्राथमिक थे, द्वितीय थे, तृतीय थे या चतुर्थ थे? जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट आंसर। ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं? कौन सी संरचना के फॉर्म में मिलते हैं? 2D प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना या चतुर्थ संरचना? कितने बच्चों को याद है मेरे भाई? किस फॉर्म में मिले थे? तृतीय। चतुर्थ क्यों नहीं मिले थे? सबसे ज्यादा तो स्टेबल चतुर्थ था। चतुर्थ में क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर क्रियाधार आएगा और एंजाइम में अगर फिट होएगा, अगर फिट नहीं हो पाया तो वो एंजाइम में बदलाव लाएगा। हाँ सर, याद आ रहा है ना? सक्रिय क्षेत्र में बदलाव लाएगा। लॉक एंड की थ्योरी के हिसाब से, ताला चाबी सिद्धांत के हिसाब से तो एंजाइम में परिवर्तन आना चाहिए। हाँ सर, और अगर परिवर्तन आना चाहिए तो चतुर्थ संरचना सबसे ज्यादा स्थायी थी। तो हमें स्थायीपन भी चाहिए और परिवर्तन भी चाहिए, इसलिए हमने बोला था कि ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं? तृतीय संरचना के फॉर्म में मिलते हैं।
याद आ गया? सभी को याद आ गया? अब जरा सोचिए, ज्यादातर एंजाइम अगर तृतीय संरचना के फॉर्म में मिल रहे हैं तो हमारे शरीर में ज्यादातर प्रोटीन्स किस फॉर्म में मिलेंगे? ज्यादातर प्रोटीन जो काम करने वाले हैं वो ज्यादातर प्रोटीन किस फॉर्मेट में मिलेंगे? अगर क्रिया करनी है तो परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा परिवर्तन हुआ तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो हमारे पास एक ऐसी संरचना है जिसमें परिवर्तन की क्षमता भी है और स्टेबिलिटी भी है, और वो कौन सी है? तृतीय संरचना है। अब जरा इस लाइन को पढ़, क्या लिखा हुआ? तृतीय संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों की नितांत आवश्यक है। यानी प्रोटीन की तृतीय संरचना वाली चीजें, यानी ज्यादातर हमारे अंदर जो प्रोटीन होंगे वो कौन सी संरचना वाले होंगे? प्रोटीन। ज्यादातर कौन सी संरचना वाले होंगे? तृतीय। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो जैविक क्रियाकलाप हो रहे हैं, यानी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, उनमें लगातार हमें कौन से प्रोटीन चाहिए? जो तृतीय संरचना वाले हों। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी भी है और परिवर्तन की क्षमता भी है। डन। तो ऐसे प्रोटीन की हमें, हमारे शरीर को क्या होती है? लगातार, नितांत मीन्स लगातार क्या चाहिए होती है? आवश्यकता होती है। वेल डन दीपिका, बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है? कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उपिकाइयों के समूह होते हैं जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड या उपिकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण, गोले की सीधी लड़ी, गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिकाभ की संरचना आदि बनाते हैं। वे प्रोटीन के स्थायित्व को, अब स्थापत्व का मतलब होता है स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, और ऐसी संरचना क्या कहलाती है? चतुष्क संरचना कहलाती है। सर समझ में नहीं आया। मैंने बोला ये तेरे पास एक ऊन का गोला है। हाँ सर। इस ऊन के गोले के ऊपर तूने एक और ऊन का गोला चढ़ा दिया, इसके ऊपर एक और चढ़ा दिया, तो ये एक घनाभ संरचना बनती है या नहीं बनेगी? या पट्टिकाओं के रूप में संरचना बन जाएगी? ऐसी संरचना में सबसे ज्यादा क्या होगी सर? स्टेबिलिटी होगी। ऐसी संरचनाओं में सबसे ज्यादा क्या होगी सर? स्थापत्व का मतलब स्टेबिलिटी होगी। ऐसी संरचना को तूने क्या बोला सर? चतुष्क संरचना बोला था। अब चतुष्क संरचना का एग्जाम्पल तेरे को अगर याद आ रहा हो, मैंने दो एग्जाम्पल बताए थे, एक हीमोग्लोबिन बताया था, एक इंसुलिन बताया था। हमारी एनसीईआरटी ने हीमोग्लोबिन बता रखा है। हीमोग्लोबिन में क्या था अगर याद करेगा तो इस तरीके से जरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहां पर ये एक कुंडलन आपको दिखाई दे रहा है, ये है द्वितीय संरचना। फोकस के साथ में देखना, ये एक कुंडलित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दिखाई दे रही है। एक कुंडलित, मैंने कहा एक और कुंडलित, एक और कुंडलित, कुंडलित 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 कुंडलित, क्या दिखाई दे रहा है? कई सारे कुंडलन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, ओके सर। और इनके बीच में कौन है जनाब? सर इनके बीच में है, सर इनके बीच में है लोहा, आयरन। इनके बीच में कौन मिल रहा है सर? इनके बीच में मिल रहा है सर लोहा मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है, ओके जी, ओके सर। अब आप मुझे बताइएगा, क्या इसको मैं अल्फा कुंडलन बोलूंगा? कुंडलन वाली जो संरचना थी उसको हमने अल्फा बोला था, ये क्या है? हमारी अल्फा हेलिक्स है। सर एक और? मैंने कहा बिल्कुल एक और ले लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल एक और, ठीक है जी, एक और ले लिया हमने। ये कौन है जरा सोचिए सर? ये भी हमारा अल्फा हेलिक्स है। यानी हमारे पास दो अल्फा हेलिक्स हो गए। ये तृतीय, ये तृतीय, दो तृतीय संरचना हो गई। दो ऊन के गोले हो गए। हाँ सर, दो ऊन के गोले हो गए। अब मैंने बोला भैया ये शीट है, 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 शीट है। ठीक है जी, क्या है ये? शीट की फॉर्म में मिल रहा है। मैंने बोला ये भी तृतीय संरचना, एक ऊन का गोला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। मैंने बोला एक और ऊन का गोला, और दोनों एक दूसरे के पास पास हो गए। इनके बीच में भी कौन मिल रहा है सर? लोहा मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। ठीक है जी, अब ये क्या कहलाएंगी सर? ये बीटा कहलाएंगी, ये बीटा शीट कहलाएंगी, ये भी बीटा शीट है। तो अब आप मुझे बताइएगा, कई सारी अल्फा कुंडलन मिलकर एक तृतीय संरचना बनाई। ये तृतीय, ये तृतीय, 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 चार तृतीय संरचनाएं मिलकर क्या बना रही है? एक चतुर्थ संरचना बना रही है। और ये चतुर्थ संरचना का नाम क्या था? हीमोग्लोबिन था, जिसमें दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड्स हैं और दो बीटा क्या हैं? पॉलीपेप्टाइड्स हैं। यही चीज यहां पर मेंशन कर रखी है कि दोस्त आपके अंदर यानी मनुष्यों में हीमोग्लोबिन जो होता है चार उपखंडों का बना होता है, जिनमें से दो एक दूसरे के समान होती है। दो एक दूसरे के समान है, ये इसके समान है। जो कौन है? जो अल्फा है।
और दो, ये दोनों एक दूसरे के समान है। वो कौन है? वो उपखंड कौन सा है? बीटा है। ये आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रही है सर? हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रही है। दिस इज हीमोग्लोबिन। बताइए यहां पर क्या ये प्रोटीन की पूरी संरचना जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी थी, क्या ये लाइन क्लियर हो चुकी है? ये सीधी श्रृंखला जिसमें ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, अगर आप इसमें कुंडलन पैदा कर देंगे तो अल्फा कुंडलन, जिगजैग मैनर में मिलेगी तो बीटा शीट। कई सारे अल्फा कुंडलन, कई सारे बीटा कुंडलन मिलकर एक ऊन के गोले की तरह संरचना बनाएंगी। इसको हम बोलेंगे तृतीय संरचना। तृतीय संरचना एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी तो एक बहुत ज्यादा स्टेबल संरचना बनेगी, वो होगी चतुर्थ संरचना। ऑल क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक जो पढ़ने को लगता है एनसीईआरटी में, और वो है ये वाला एंजाइम वाला। हालांकि हमने इसको ढंग से पढ़ा था, बस कुछ कुछ वर्ड समझने में दिक्कत आती है और कुछ नहीं है। एंजाइम की बात करें तो लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। किसको छोड़कर कुछ ऐसे भी एंजाइम थे जो न्यूक्लिक अम्ल थे। कौन थे? आरएनए थे, जिनको हमने क्या बोला था? राइबोजाइम बोला था। यही लाइन लिखी हुई है कि लगभग सभी एंजाइम कैसे होते हैं सर? प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की भांति कार्य करते हैं, एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, उनको हमने क्या बोला था सर? राइबोजाइम बोला था। अब राइबोजाइम कौन थे? डीएनए थे कि आरएनए थे? हमने ये भी पढ़ा था। राइबोजाइम कौन होते हैं सर? आरएनए होते हैं, डीएनए नहीं होते हैं, याद रखना। किसी भी एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला से बनी होती है। यानी एंजाइम जो है वो प्राथमिक संरचना में भी मिल सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होएगा। इसीलिए किस रूप में मिलता है ज्यादातर? वो तो या तो द्वितीय या तृतीय, और मैक्सिमम कौन सा मिलता है? तृतीय मिलता है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीय या तृतीय संरचना मिलती है। ठीक है, प्राथमिक भी मिल सकता है, द्वितीय भी मिल सकता है, तृतीय भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर कौन से होते हैं? तृतीय होते हैं। जब आप तृतीय संरचना को देखेंगे, अब तृतीय में क्यों मिलेंगे? क्योंकि स्टेबिलिटी भी है, परिवर्तन की क्षमता भी है, और क्या मिल रहे थे? सक्रिय क्षेत्र। वो खाली पॉकेट्स याद आ रहे हैं? खाली खोखली थैली जैसी संरचना है जो घुमाव से पैदा हो रही थी, उसको हमने क्या बोला था? सक्रिय क्षेत्र, जिसमें आकर कौन फिट हो रहा था सर? क्रियाधार आकर जुड़ रहा था। ताऊ जी कह रहे सर टाइम हो गया। कौन सा टाइम हो गया मेरे भाई? क्लास कितने बजे है आपकी? 3 बजे है ना अगली क्लास? है 3 बजे है ना आपकी फिजिक्स की क्लास? 3 बजे है ना? 3 बजे है ना? तो अभी तो 1:46 हुआ, अभी तो 46 मिनट हुए दोस्त, है 2:30 बजे तक क्लास होगी ये। चलो जी, 1.5 घंटे की तो क्लास लेने दो दोस्त, अभी से चालू हो गए तुम। हाँ जी, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। जब आप तृतीय संरचना को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित हो जाता है, अपने ऊपर कुंडलन हो जाएगा, तो तृतीय संरचना बनेगी ऊन के गोले की तरह। आड़ी तिरछी स्थिति में वो पैदा हो जाएंगे तो इसमें से बहुत सारी दरारें पैदा होंगी, थैलियां बन जाएंगी, खाली क्षेत्र पैदा होंगे। इन्हीं खाली क्षेत्रों को, थैलियों को हम क्या बोलते हैं? सक्रिय स्थल कहते हैं, एक्टिव साइट्स बोलते हैं। और इन्हीं सक्रिय स्थल में कौन आकर मिलता है? इन एंजाइम की ये जो सक्रिय स्थल जो होती है, जो दरारें होती है, थैली होती है, इनमें कौन आकर फिट होता है सर? क्रियाधार आकर व्यवस्थित होता है, क्रियाधार आकर इनमें क्या करता है? जुड़ता है। यहां से यहां तक की लाइन में कोई भी लाइन समझ में ना आई हो तो बिंदास पूछिए। नहीं अरम पठान, प्लीज यहां पर कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा। यहां तक लाइन क्लियर है सभी को? डन। सर हमको 4th लाइन समझ में नहीं है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीय या तृतीय प्रोटीन। एंजाइम कौन है? हु इज एंजाइम? एंजाइम ज्यादातर कौन है? प्रोटीन। अब प्रोटीन की प्राथमिक संरचना भी है, द्वितीय भी है, तृतीय भी है। तो ज्यादातर एंजाइम जो होंगे वो प्रोटीन की कौन सी संरचना को प्रदर्शित करेंगे? द्वितीय भी, और ज्यादातर कौन से होंगे? तृतीय भी होंगे। सर आदि का मतलब? कहां लिखा हुआ आदि? कहां लिखा हुआ आदि?
कहां लिखा हुआ आदि? किसी को दिख रहा है आदि? अच्छा, आड़ी। आड़ी बेटा, ये कैसी लाइन तेरे को दिखाई दे रही है? ये कैसी लाइन दिखाई दे रही है? सच्ची सच्ची बताना, जल्दी से बताओ मेरे को। ये कैसी लाइन दिखाई दे रही है? सीधी? आदि नहीं, वो आड़ी पूछ रहा है। आदि मीन्स एटसेट्रा, मतलब और भी हो सकता है। यहां पर बालक ने पूछा सर ये आड़ी क्या होता है? ये कैसी दिख रही है? सीधी दिख रही है? हाँ सर। मुझे बता ये कैसी हो गई? टेढ़ी मेढ़ी? क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? हम क्या बोलते हैं? आड़ी, तिरछी, टेढ़ी, मेढ़ी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। ओहो हो, बहुत तगड़ा डाउट पूछ लिया सर। एक एंजाइम में सिर्फ एक क्रियाधार जुड़ेगा या बहुत सारे? बहुत सारे जुड़ेंगे राज। जब बहुत सारे सक्रिय क्षेत्र होंगे तो बहुत सारे क्रियाधार जुड़ेंगे, लेकिन एंजाइम एक स्पेसिफिक क्रियाधार से जुड़ता है ना। ठीक है, चलो। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। यानी एंजाइम जो होएगा वो किसी अभिक्रिया को तेज कर देगा। कब? जब क्रियाधार उसके सक्रिय क्षेत्र से आकर जुड़ता है। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होता है। अब ये वाली लाइन शायद समझ में नहीं आएगी, तो धैर्य से ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर को जानना आवश्यक है। क्या सर? मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, आप ये जानते हैं H2O2, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो किस में बदल जाता है सर? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में बदल जाता है। वाटर में और ऑक्सीजन में बदल जाता है। ये करने का काम कौन करता है दोस्त? ये करने का काम करता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये करने का काम कौन करता है? पोटेशियम परमैंगनेट। केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुन लेना। हल्की सी केमिस्ट्री जो मेरे को इत्तू सी आती, इत्तू सी। ये कौन है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये टूटकर किसमें बदला सर? वाटर में और ऑक्सीजन में। ये करने का काम किसने किया सर? पोटेशियम परमैंगनेट ने किया। अब आप मुझे बताइए, क्या पोटेशियम परमैंगनेट जो है, क्या वो एक उत्प्रेरक है? क्या वो एक कैटलिस्ट है? क्या वो इस क्रिया को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो इस क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है करवाने के लिए? हाँ सर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा आप मुझे बताइए, आपको सेल्यूलोज याद है? हाँ सर सेल्यूलोज। या स्टार्च याद है? हाँ सर स्टार्च याद है। इस स्टार्च को हम छोटे 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 इकाइयों में अगर तोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेंगी सर? ग्लूकोज मिलेगी। कौन मिलेगी? ग्लूकोज मिलेगी। हाँ जी। तो ये करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? या हम पहले बोलते हैं स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा जाता है, और ये करने का काम कौन करता है? माल्टेज। ये एक एंजाइम है सर। ये एंजाइम भी तो एक उत्प्रेरक है। मैंने कहा यस, ये भी तो उत्प्रेरित कर रहा है, ये भी तो स्टिमुलेट कर रहा है इस प्रक्रिया को करने के लिए। मैंने कहा हाँ, ये भी उत्प्रेरक है, ये भी उत्प्रेरक है। लेकिन इन दोनों उत्प्रेरक में क्या फर्क है? सोचो, इन दोनों उत्प्रेरक में क्या फर्क है सर? ये जो उत्प्रेरक है, क्या ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? सर हमको ये लाइन समझ में नहीं आई। एंजाइम में प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना होती है। अरे बांगड़ू, अभी तो तेरे को बताया कि एंजाइम जो होते हैं वो एक उत्प्रेरक है, वो कैटलिस्ट है, वो किसी अभिक्रिया को तेज कर सकते हैं। लेकिन क्या एंजाइम प्राथमिक संरचना में मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं। लेकिन क्या वो एक्टिवली काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों सर? क्योंकि उसमें सक्रिय क्षेत्र नहीं होते हैं। सक्रिय क्षेत्र कब बनेंगे? जब कुंडलन पैदा होएगा। तो एंजाइम मिल सकते हैं किस रूप में सर? प्राथमिक संरचना के रूप में। लेकिन क्या वो एक्टिवली काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब समझ में आ गया सत्यम सिंह? अब इधर मुझे बता जल्दी से, ये भी एक उत्प्रेरक था, ये भी एक उत्प्रेरक है। दोनों में बस फर्क इतना सा है कि ये कैसा उत्प्रेरक है सर? ये अकार्बनिक उत्प्रेरक है। और ये कैसा उत्प्रेरक है सर? ये कार्बनिक उत्प्रेरक है। ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन प्रकृति का है। किस प्रकृति का है? प्रोटीन। ये प्रोटीन प्रकृति का, यानी ये एक कार्बनिक उत्प्रेरक है। और ये जो है, ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, ये अकार्बनिक उत्प्रेरक है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई है कि कार्बनिक उत्प्रेरक और अकार्बनिक उत्प्रेरक दोनों जो हैं वो आपकी किसी केमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित कर सकते हैं, जल्दी से करा सकते हैं। अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैंने आपसे बोला कि भाई साहब सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ इतना सा होता है कि ये जो कार्बनिक उत्प्रेरक जो होते हैं ये एक निश्चित तापमान पर काम करते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करते हैं। हाँ जी, यहां पर माल्टेज नहीं, यहां पर अमाइलेज करिएगा। सॉरी, मैंने माल्टेज कर दिया था। माल्टेज तो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेगा। हाँ जी, यहां पर क्या होगा? अमाइलेज होएगा। हाँ जी, मैंने आपसे बोला कि ये कार्बनिक उत्प्रेरक और अकार्बनिक उत्प्रेरक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होएगा कि ये जो होते हैं ये टेम्परेचर से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ये हाई टेम्परेचर या बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कुछ कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक जीवाणु से एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है टैक पॉलीमरेज, जो हम पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। टैक पॉलीमरेज जो होता है वो हाई टेम्परेचर को झेल सकता है। ऐसे जीव जो होंगे वो क्या होंगे? सर ऊष्मा स्नेही होंगे या ऊष्मा हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, यानी ऊष्मा रोधी के रूप में कार्य करेंगे, है ना? तो अब जरा सोचिए, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस को अगर मैं छोड़ दूं, तो मैक्सिमम एंजाइम यानी कार्बनिक उत्प्रेरक और अकार्बनिक उत्प्रेरक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि भैया ये हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं, इन पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा टेम्परेचर करने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही चीज तेरी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जरा यहां से पढ़ना स्टार्ट कर। क्या लिखा हुआ है कि एंजाइम जो उत्प्रेरक हैं वो अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। लाइन पर फोकस करना कि एंजाइम एक उत्प्रेरक है। हाँ, कैसा उत्प्रेरक है? सर कार्बनिक उत्प्रेरक है। वो अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से अलग होता है। मैंने कहा बिल्कुल अलग होता है, लेकिन सबसे बड़ा इनमें जो सबसे बड़ा अंतर जो है वो जानना आवश्यक है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बता रही है, हमारी एनसीईआरटी बता रही कि सबसे बड़ा अंतर जानना आवश्यक है। क्या अंतर जानना आवश्यक है? कि अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम व दाब पर कुशलता से काम कर सकते हैं। यानी ये जो है ये हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर पर भी काम कर सकते हैं। कंपैरेटिवली एंजाइम जो होते हैं ये उच्च तापक्रम किसने से ज्यादा 40 से ऊपर पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यानी 40 डिग्री से ज्यादा अगर मिलता है एंजाइम्स को तो ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हाँ, एक्सेप्शंस हैं जो हमारी एनसीईआरटी आगे लिख रही है। ये जस्ट मीनिंग पहले समझना था कि भैया ये हाई टेम्परेचर पर कुशलता से काम करेंगे, लेकिन ये जो होते हैं ये 40 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या हो जाते हैं? ये प्रभावित हो जाते हैं और ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अगर आपको एक वर्ड याद आ रहा हो, विकृतीकरण, डीनेचुरेशन, तो इनका क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन हो जाता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं एंजाइम्स के जो हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी आगे बोल रही है। साधारणता अति उच्च तापक्रम, जैसे कि गर्म पानी के झरने हो गए हैं या गंधक के झरने हो गए हैं, गर्म स्रोत हो गए हैं, गंधक के झरने हो गए, यानी सल्फर के जो झरने जो होते हैं जिसमें हाई टेम्परेचर होता है, उसमें पाए जाने वाले जीव जो होंगे, सर उसमें भी तो जीव मिल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, जैसे अगर आपको याद आ रहा हो थर्मो एसिडोफिल्स जो हाई टेम्परेचर को झेल सकते थे, तो उनसे जो एंजाइम हमें मिलेंगे, सर उनके अंदर क्या वो एंजाइम हाई टेम्परेचर पर स्टेबल है? हाँ जी, उनमें स्टेबिलिटी मिल रही है, स्थायी है, और उनकी उत्प्रेरक शक्ति उच्च तापक्रम 80 से 90 डिग्री तक पर भी बनी रहती है। तो एनसीईआरटी ने एक्सेप्शंस बता रखे हैं कि कई ऐसे एंजाइम हैं जो हमें ऐसे जीवों से मिले हैं जो ऐसे वातावरणीय परिस्थिति में मिल रहे हैं, और ऐसी वातावरणीय परिस्थितियों में ऐसे जीवों ने अपने आप को अगर अनुकूलित कर लिया है तो उनके एंजाइम ऐसे टेम्परेचर को झेल सकते हैं, इतने टेम्परेचर पर कुशलता से काम कर सकते हैं। उपरोक्त एंजाइम जो ऊष्मा स्नेही जीवों में पृथक किए गए हैं, ऊष्मा स्थायी होते हैं। यानी ऐसे एंजाइम जो ऐसे जीवों में मिल रहे हैं जो हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं, उनके अंदर जो ऐसे एंजाइम अलग किए हमने, ये एंजाइम हीट स्टेबल है या टेम्परेचर स्टेबल है। हाई टेम्परेचर क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। डन। और ये उनकी क्या है? सर ये उनकी विशेषता है। तो सारे एंजाइम नहीं,
वो एंजाइम जो ऐसे जीवों में मिल रहे हैं वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल मिल रहे हैं, सारे नहीं। ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो 40 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, इस पृथ्वी पर ज्यादातर जीव ऐसे होते हैं क्या जो हाई टेम्परेचर पर मिल रहे हैं? नहीं सर, नॉर्मल टेम्परेचर पर मिल रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर मिल रहे हैं, पृथ्वी के सामान्य तापमान पर जो मिल रहे हैं उनमें ज्यादातर जो एंजाइम होंगे इतने डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर मिलेगा तो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। सीधी सी बात है दोस्त, यहां से यहां तक की बताइए जनाब, यहां से यहां तक की लाइन क्लियर है? यहां से यहां तक की लाइन क्लियर है? डन। नितिन, रानी, साक्षी, बस? नहीं विकास, नहीं विकास नहीं है बेटा। अंकिता, अचल, सारा, अमित, निखिल, राज, सत्यम, रोहित, अंकिता, रंजना, ब्यूटी, विकास। विकास ऑलरेडी बता दिया मैंने बेटा। विपिन, अर्चिता, रविंद्र, ब्यूटी। बहुत मजा आता है ना नाम लेने में, है सर? आज तो नाम ले ही लो। शालिनी, ए, विपिन, अमन, ममता, सिमरजीत, अनामिका, वैष्णवी, पीहू, है। चलो कभी कभी तो ले लेना चाहिए, है ना, नहीं तो कंसंट्रेट नहीं हो पाते सर। आगे बढ़े। ममता, भारती। मेरे को पता, मैंने ये चालू कर दिया ना, अब आप कहेंगे सर हमारा नहीं लिया आपने। आइए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो यहां से यहां तक की बातें अगर आपको याद आ रही हो, मैंने आपको बताया था परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो हैं जिनमें क्या होंगे सर, चेंज आएगा, अवस्था में चेंज आ जाएगा। रासायनिक परिवर्तन होंगे जिनमें बंधों में परिवर्तन आ जाएगा, बॉन्ड्स में चेंज आ जाएगा, है ना? याद आ रहा है? बस वही चीज यहां पर बता रखी है क्या कि एंजाइम क्या होते हैं, ये समझने से पहले, ये समझ लेने से पहले क्या आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हम यही बोलते हैं ना, एंजाइम जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं। व्हाट इज रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तो आगे बता रखा है कि जो रासायनिक यौगिक जो होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं, उनमें दो प्रकार के परिवर्तन आते हैं। पहला कौन सा परिवर्तन आता है सर? भौतिक परिवर्तन, जिसमें कोई बंध नहीं टूटता, या हम बोल सकते हैं कि एक और भौतिक परिवर्तन जिसमें अवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे बर्फ पिघलकर क्या बन जाए सर? जल बन जाए, पानी बन जाए, या पानी जो है वो भाप में कन्वर्ट हो जाए। ये क्या है सर? ये फिजिकल चेंजेस हैं। केमिकल चेंजेस क्या थे? हमने एक एग्जांपल से बोला था और यही एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में दे रखा था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम गंधक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है और दो वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। यहां पर क्या हो रहा था सर? बॉन्ड में चेंज हो रहा था। कहीं ना कहीं बॉन्ड जो है बनेंगे या टूटेंगे, यानी कुल मिलाकर बंधों में जब परिवर्तन होएगा तो ऐसी परिवर्तनों को हम क्या बोल रहे हैं सर? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ये हमारी भौतिक प्रक्रिया। रूपांतरण के समय अगर बंधों का टूटना या नए बंधों का निर्माण होना होता है तो यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या कि अगर कोई बदलाव आ रहा है और उस बदलाव में कहीं ना कहीं बॉन्ड्स या तो बने या टूट जाए तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड गंधक के अम्ल से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और पानी बनाता है। यह रिएक्शन आपने सीधा सीधा याद रखनी है। तो ये क्या था सर? ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। यह एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? क्या यहां पर कार्बनिक पदार्थ दिख रहा है? नहीं। तो ये कैसी अभिक्रिया है सर? अकार्बनिक। अकार्बनिक हमारी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया आपके अंदर जब खाना जाता है तो आप उसका खाने को तोड़कर पाचन करके ग्लूकोज बनाते हैं। हाँ सर, वो ग्लूकोज हमारी सेल में जाता है। वो ग्लूकोज जब हमारी सेल में जाता है तो ग्लूकोज जो होता है 10 चरणों से, जो ड्रॉपर्स होंगे उनको याद आ रहा होगा, 10 चरणों की एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद बनते हैं दो अणु किसके? पायरुविक एसिड के। क्या सर समझ में नहीं आया? मैंने बोला ग्लूकोज जब आपकी सेल में जाता है तो सेल में जाने के बाद उस ग्लूकोज को तोड़ेंगे ना। हाँ सर, तो ग्लूकोज जो है वो टूटता है। एक प्रक्रिया होती है, एक पथ होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। उस ग्लाइकोलाइसिस में ये ग्लूकोज टूटकर 2 पायरुविक एसिड बनाता है। अब जब ये ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो बीच में ये कितने स्टेप्स होते हैं सर? 10 चरणीय अभिक्रिया होती है। 10 स्टेप की क्या होती है सर? रिएक्शन होती है ये। अब जरा सोचिए, ये जो रिएक्शन 10 स्टेप की जो रिएक्शन है, क्या ये कार्बनिक अभिक्रिया है कि ये अकार्बनिक अभिक्रिया है? क्या ये जो रासायनिक अभिक्रिया जो आप यहां पर देखेंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? यहां पर कौन से पदार्थ बदल रहे हैं सर? ग्लूकोज इज अकार्बनिक कि कार्बनिक? सर कार्बनिक है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है सर? ये कार्बनिक अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कौन सी है सर? ये अकार्बनिक अभिक्रिया है। तो अकार्बनिक अभिक्रिया
या कार्बनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कौन? हमारे एंजाइम्स। ये बात यहां समझा रखी है क्या कि ये जो अभिक्रिया ये कौन सी अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार टार्च का जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है कि सर टार्च जो है उसका जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलती है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है? कार्बनिक अभिक्रिया है। कितने बच्चों को ये लाइन समझ में नहीं आई है? टॉर्च देखी है आपने? टॉर्च नहीं देखी? टॉर्च को अगर हम जलाएं, टॉर्च को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है? जल अपघटन होता है और ग्लूकोज में बदल जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। कितने बच्चों को ये लाइन समझ में आई? आ गई? जो समझदार है उनको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या गलती कर रखी है। समझ में आ गया? क्योंकि कई बच्चे पूछे सर टॉर्च जलाने से ग्लूकोज कैसे बन गया? मैंने कहा कौन सी टॉर्च जलाने से? सर हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टॉर्च जलाओ और ग्लूकोज बनाओ। टॉर्च जलाओ, जल का अपघटन होएगा, ग्लूकोज बदलेगा। मैंने कहा भोंडूलाल थोड़ा सा तो बुद्धि तू अपनी भी लगा सकता। आई नो जिसने ये छापी है उसने तो बुद्धि नहीं लगाई है, तुम तो लगा सकते थे ना। यहां पर टार्च आएगा कि स्टार्च आएगा? डन ना? समझ में आ गया? तो क्या आएगा जनाब? यहां पर स्टार्च आएगा कि आप जब स्टार्च को तोड़ते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो फाइनली किसका निर्माण होएगा? लास्ट में ग्लूकोज का निर्माण होएगा। और ये कैसी अभिक्रिया होती है? सर ये हमारी कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया होती है। डन? क्लियर है? तो आई नो आप में से कई मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी डेफिनेटली सोचा होगा अरे टार्च जलाने से कैसे ग्लूकोज बन गई। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे वो तो कह रहे होंगे हाँ ठीक है टार्च जल जाएगी और हमारा ग्लूकोज बन जाएगा, है ना। डन? आगे बढ़े। भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया की दर का सीधा संबंध इकाई समय में बनने वाले उत्पाद से होता है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। भाई साहब फिजिक्स में भी आप जानते हैं, केमिस्ट्री में भी आप ये जानते हैं कि दर वो रेट जिससे क्या बनेगा सर? प्रोडक्ट बनेगा, इतने टाइम में बनेगा। तो हम उसको किससे दर्शाएंगे? हम सीधा बोलेंगे कि रेट। व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन? रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब कि प्रोडक्ट जो है जिस दर से बन रहा है और इतने टाइम में बन रहा है उसको हम दर्शाते हैं इस फॉर्मूले से। खत्म। अब ये दर तेज भी हो सकती है, ये दर धीमे भी हो सकती है। हो सकता है धीरे धीरे प्रोडक्ट बने, टाइम ज्यादा लग रहा है। हो सकता है जल्दी 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 प्रोडक्ट बने, टाइम कम लग रहा है। याद आ रहा है आपको एक एग्जाम्पल? आपको एक एग्जाम्पल याद आ रहा है? ये वाला जहां कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करती है बिना एंजाइम की उपस्थिति के, तो कार्बनिक अम्ल बनता है, कार्बनिक एसिड बनता है, H2CO3 बनता है बिना एंजाइम के। 1 घंटे में 200 अणु बनते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में बात करें तो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में यही अभिक्रिया 1 सेकंड में कार्बनिक एसिड कितने बनते हैं? 6 लाख अणु बनते हैं 1 सेकंड में। यानी रेट जो है वो वेरी कर सकती है, रेट जो है बदल सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ज्यादा कब होएगी सर? जब एंजाइम होएगा। कम कब होएगी? जब एंजाइम नहीं होएगा। तो ये जो दर जो है इसका सीधा संबंध किससे है सर? इसका सीधा संबंध जो होता है उसको वेग भी बोल सकते हैं। यदि दिशा हमारी निर्धारित हो कि भैया ये बनाना है तो जल्दी जल्दी बनेगा, नहीं बनाना, नहीं बन रहा है, कोई निश्चित दिशा नहीं है, आपस में रिएक्ट करके धीरे धीरे ये बना रहे हैं, यानी दिशा निर्देश जो है वो पूर्णतः नहीं है, तो वो वेग जो होएगा वो क्या होएगा? वो वेलोसिटी जो होएगी बनाने की वो क्या हो जाएगी सर? धीरे हो जाएगी। तो दर जो है उसका संबंध किससे है सर? वेलोसिटी से। यानी वेलोसिटी ज्यादा है, वेग ज्यादा है तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, वेग कम है तो धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा। यही एग्जाम्पल यहां पर बताया हुआ है। भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापमान पर प्रभावित होती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना क्या कि एक सर्वमान्य नियम है जिसके अनुसार अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं या 10 डिग्री टेम्परेचर कम करते हैं, क्या बोला कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में बढ़ाते हैं या 10 डिग्री तापमान घटाते हैं तो अभिक्रिया की दर जो है वो दुगनी हो सकती है या आधी हो सकती है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ, 10 डिग्री कम कर दो,
है ना, 10 डिग्री बढ़ाओ 10 डिग्री कम कर दो, तो हो सकता है वो अभिक्रिया दुगनी तेजी से काम करे, हो सकता है वो आधी तेजी से काम करे, यानी वो अभिक्रिया जो होएगी वो दुगनी भी हो सकती है, यानी प्रोडक्ट डबल फॉर्म्ड हो जाए, डबल मतलब इन द सेंस बहुत तेजी से फॉर्म होएगा, और 10 डिग्री कम कर दिया तो हो सकता है वो अभिक्रिया हाफ हो जाए, हाफ रेट ऑफ फॉर्मेशन हो जाए। तो उत्प्रेरित अभिक्रियाएं अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती है। सर यहां से लाइन का मतलब क्या है, आप मुझे बताइए, क्या एंजाइम उत्प्रेरित कर रहा है या नहीं कर रहा? हां सर, अगर एंजाइम काम कर रहा है तो ऐसी अभिक्रिया उत्प्रेरित अभिक्रिया, एंजाइम नहीं काम कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, तो ऐसी अभिक्रिया अनुत्प्रेरित क्रिया। तो दो प्रकार की क्रिया हो गई, अगर एंजाइम नहीं था तो अनुत्प्रेरित, एंजाइम था तो उत्प्रेरित। अब यहां पर बता रखा है कि उत्प्रेरित क्रिया जो होती है वो अनुत्प्रेरित क्रिया के सापेक्ष या उसकी अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती है, यानी तेजी से कंप्लीट हो जाती है। कौन सी अभिक्रिया? वो अभिक्रिया जो उत्प्रेरित है, जो स्टिमुलेटेड है, जो एंजाइम करा रहा है। ठीक है, जब किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाली अभिक्रिया से बहुत अधिक होती है। क्या एक्चुअली यहां पर जब नहीं आना चाहिए था, अगर ये जब हटा दें तो ये लाइन सीधा सीधा मीनिंग होगा क्या कि किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर, यानी कोई एंजाइम है जो किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, तो वो जो दर जिससे क्या बनेगा सर, उत्पाद बनेगा, है ना, वो होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया से? वो अभिक्रिया बिना उत्प्रेरण की जो अभिक्रिया जो होएगी उससे बहुत अधिक होएगी। भाई सीधी सीधी लाइन है, अगर एंजाइम काम करेगा, अभिक्रिया उत्प्रेरित है तो बहुत तेजी से काम होएगा, अगर एंजाइम काम नहीं कर रहा, अभिक्रिया अनुत्प्रेरित है तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा। यही इस एग्जांपल से अगले पेज पर एक्सप्लेन कर रखा है कि बहुत मंद गति से होती है जब बिना एंजाइम के होती है, जैसे 1 घंटे में कार्बनिक अम्ल के 200 अणुओं का निर्माण होता है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में अगर हो तो एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती है। कार्बनिक अम्ल के 6 लाख अणु प्रति सेकंड की दर से क्या होते हैं, बनते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं, ये चीज याद है, ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है, एंजाइम याद रखना, उत्पाद क्या बन रहा है ये याद रखना, ये सब कुछ याद रखना है। अब मिस्टेक मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने मिस्टेक देखी हो हमारी एनसीईआरटी में, मिस्टेक जो दे रखी है वो ये दे रखी है, एंजाइम ने इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया। एक बार जरा कॉपी में कैलकुलेट करके देखिएगा। सबसे पहले ये लिखिएगा, बिना एंजाइम के 200 अणु प्रति घंटा। दूसरी रिएक्शन में लिखिएगा 6 लाख अणु प्रति सेकंड। अब आप जरा सोचिए, एंजाइम जो है इस अभिक्रिया को कितने लाख गुना बढ़ा रहा है? क्या 10 लाख गुना बढ़ा रहा है या 100 लाख गुना बढ़ा रहा है? जरा एक बार कैलकुलेट कर देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। क्या कि यहां पर 10 लाख लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 10 लाख। एक्चुअली ये 10 लाख नहीं है, ये 100 लाख गुना तेजी से बढ़ा रहा है। और आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कहां से? आपके इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी से। इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी में 10 मिलियन लिखा हुआ है। नाउ 10 मिलियन क्या होता है आप खुद सोचिए। 1 मिलियन क्या बताया था? 10 की पावर 6, तो 10 इंटू 10 की पावर 6 कितना हो गया? 10 की पावर 7 हो गया। 10 लाख 100 लाख कितना हो जाएगा? लाख में 10 की पावर 5 होती है, तो 100 इंटू 10 की पावर 5, वही बात हो गई। कितना हो गया? 10 की पावर 7 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये मिस्टेक है, प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। 10 लाख नहीं है, ये 10 मिलियन है। इसको सही करना, 10 लाख नहीं है, ये कितना है? 10 मिलियन है। और एग्जैक्टली ये 10 मिलियन भी नहीं, ये 30 मिलियन होएगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहां पर ये 10 भी नहीं, ये कितना होएगा? 30 मिलियन होएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 30 लाख टाइम्स मोर बनेगा ये। लेकिन एवरेजली हमारी एनसीईआरटी ने इसको 10 मिलियन बोला है। इंग्लिश में भी 10 मिलियन है, हिंदी में भी 10 मिलियन करिएगा। प्लीज इसको सही करिएगा, 30 मिलियन मत कर देना। आई नो कि यहां पर एग्जैक्टली वर्ड क्या होना चाहिए था, आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। 30 लाख गुना बढ़ा है ये, 30 लाख गुना। अरे भैया ये 6 लाख प्रति सेकंड है, 1 घंटे में निकाल सकते 6 लाख इंटू 24 इंटू 60,
कर सकते हो? करेंगे तो 4 करोड़ समथिंग कुछ आएगा, तो कितने लाख गुना बढ़ गया? सर 30 लाख गुना बढ़ा है। ये कर सकते हो, लेकिन आपने सीधा सीधा याद रखना, जो हमारी इंग्लिश की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही हिंदी की एनसीईआरटी में जो मिस्टेक है उसको सही करना है। यहां पर 10 लाख की जगह 10 मिलियन करना है प्लीज। डन? क्लियर है? चलें आगे। एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है, यानी हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा भाई साहब, इतनी तेजी से काम कर लिए। आगे बढ़ते हैं। हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार की रासायनिक व उपचय अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अब एंजाइम एक तो है नहीं, हजारों प्रकार के एंजाइम है, हजारों प्रकार की अभिक्रिया है, जो मैंने अभी अभी आपको यहां पर बताई थी। ये वाली अभिक्रिया जो थी जिसमें ग्लूकोज से हम 2 पायरुविक एसिड बना रहे हैं, ये 10 स्टेप रिएक्शन है। अब ये जो 10 चरणीय अभिक्रियाएं है, इन अभिक्रियाओं में अलग अलग एंजाइम यूज में आएंगे कि नहीं आएंगे? अलग अलग एंजाइम यूज में आएंगे, इसीलिए लाइन लिखी हुई है क्या? हजारों प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो हजारों प्रकार के क्या मिल रहे हैं जनाब? एंजाइम्स मिल रहे हैं। बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइमों से उत्प्रेरित होता है, तो इन्हें उपापचय पथ कहते हैं। सर क्या सर समझ में नहीं आया? मैंने बोला तेरे को ये ग्लूकोज से तुझे 2 पायरुविक अम्ल बनाने हैं, क्या ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है? नहीं सर, आपने अभी अभी बोला था 10 स्टेप रिएक्शन है। सर ये तो आपने बोला, हमारी एनसीईआरटी ने कहां लिखा है? अगले पेज पर देख, लिखा हुआ है ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण एक रासायनिक पथ होता है, और यह पथ जो होता है ये 10 विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपापचय अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। डन? बात समझ में आ गई है कि ये जो पाथवे जो था, ये जो पथ जो था जिसमें 10 स्टेप्स है और हर एक स्टेप के अंदर एंजाइमों की आवश्यकता है। 10 प्रकार के एंजाइम इस 10 चरणीय पथ को संपन्न कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। यानी पथ क्या हुआ? एक उपापचय पथ क्या होता है? एक पथ एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो कई सारी अभिक्रियाओं से मिलकर बनी होती है। देखो, एक है उपापचय अभिक्रिया और एक है उपापचय पथ। सोचो दोनों में डिफरेंस क्या है? उपापचय अभिक्रिया मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन, उपापचय पथ मीन्स मल्टी स्टेप रिएक्शंस। लाइन समझ में आ रही है? एक है मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक रिएक्शन मीन्स सिंगल स्टेप रिएक्शन। ए को आपने बी में बदला, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब आप ए को बी में, बी को सी में, सी को डी में, डी को ई में, ये जो पूरी मल्टी स्टेप रिएक्शन जो होती है इसको हम बोलते हैं पाथवे, इसको हम बोलते हैं पथ। वही लाइन यहां पर लिखी हुई है क्या कि भैया बहुचरणीय जो अभिक्रियाएं जो होती हैं, जहां पर कई सारे चरण होते हैं, कई सारे एंजाइम चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे एंजाइम उस बहुचरणीय अभिक्रिया को पूरा करवा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? उपापचय पथ कहते हैं। आगे बात समझ में खुशबू क्लियर है यहां पर? तो ये ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड जब हम बनाते हैं तो बेटा ये सिंगल स्टेप, इसको हम अभिक्रिया नहीं बोलेंगे, इसको हम उपापचय अभिक्रिया नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे उपापचय पथ। क्यों? क्योंकि ये 10 स्टेप रिएक्शंस होती हैं, जिसको आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है पौधों में श्वसन। और वो जो चैप्टर जो है वो क्लास 12th का नहीं है, वो आपके क्लास 11th का 12वां चैप्टर है। तो कई बच्चे ये पढ़ते हुए सोच रहे, अरे सर अध्याय 12 में, अध्याय 12 मीन्स इसी 11th क्लास में, क्लास 11th में 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे। जल्दबाजी में बोलते हैं सर ये 12th क्लास में है क्या? 12th क्लास नहीं है, 12th चैप्टर है दोस्त ये वाला, जिसका नाम है क्या? पादपों में, या जिसका नाम है पादपों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। वहां पर आप ये पढ़ते हैं। डन? ओके जी, आगे बढ़े। इस अवस्था में आपको जान लेना चाहिए कि एक ही उपापचय पथ 1 या 2 अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचय उत्पाद बनाता है। यानी ये जो पथ जो होएगा, इस पथ में क्या बनेंगे? सर कई सारे उत्पाद बनेंगे। कैसे भाई? ए से तू बी बनाएगा तो बी एक प्रोडक्ट है, बी से तूने फिर सी को बनाया तो सी भी एक प्रोडक्ट है, सी से तू डी बना रहा है, डी भी एक प्रोडक्ट है। तो कई सारे क्या बनेंगे एक पाथवे के अंदर, एक पथ के अंदर कई सारे क्या बनेंगे? सर कई सारे उत्पाद बनेंगे, उपापचय। विभिन्न प्रकार के क्या बनाएंगे? उपापचय उत्पाद बनते हैं। ये भी लाइन समझ में आ गई कि जो उपापचय पथ जो होएगा, जो एक पाथवे जो होएगा, उसमें कई सारे क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे।
हमारे कंकालीय पेशियों में अनऑक्सी स्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब याद करिए, हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर पढ़ा था। मैंने आपको दोनों प्रकार का ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में आपको दोनों चीजें बताई थी। ऑक्सी श्वसन में भी हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं और क्या बनती है सर? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एटीपी बनती है। अनऑक्सी श्वसन में क्या बनता है सर? या तो लैक्टिक एसिड बनता है या सर हमारा क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। याद आ रहा है? तो जरा सोच, हमारे पास क्रियाधार एक है, लेकिन अलग अलग एंजाइमों की वजह से अलग अलग उत्पाद बनेंगे या नहीं बनेंगे। हो सकता है अल्कोहल बन जाए, हो सकता है लैक्टिक एसिड बन जाए, हो सकता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाए। तो यहां पर वही चीज बता रखी कि हमारी जो कंकालीय पेशियां जो होती है, जो हमारी पेशियां जो हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं, उनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कब? जब हमारे अंदर जब हमारे अंदर कौन सा श्वसन होता है? अनऑक्सी श्वसन होता है। लेकिन वहीं जब हम ऑक्सी श्वसन की बात करते हैं तो क्या बनता है सर? ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं तो पायरुविक अम्ल बनता है, फिर वो पायरुविक अम्ल आगे टूट टाट कर फिर लास्ट में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है। तो ऑक्सी श्वसन में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट प्रोडक्ट होता है। पहले आप ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनते हैं, फिर ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में और इनको तोड़ा जाता है, एक चक्र संपन्न होता है जिसका नाम होता है क्रैब चक्र। उस क्रैब चक्र में डाला जाता है दो पायरुविक एसिड को और फाइनली क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी वो ये कि भैया अगर अनऑक्सी श्वसन होएगा हमारी कंकालीय पेशियों में तो क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है। और ऑक्सी श्वसन होएगा तो क्या बन रहा है सर? पायरुविक एसिड बन रहा है। यानी क्रियाधार हमारा एक ही था, बस परिस्थिति अलग थी, तो अलग अलग क्या बन रहे थे सर? उत्पाद बन रहे थे। वहीं अगर हम यीस्ट में बात करें, खमीर की बात करें, तो किण्वन के दौरान क्या बनता है सर? इथेनॉल बनता है सर, अल्कोहल का निर्माण होता है। किससे? उसी ग्लूकोज से। तो विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण पॉसिबल है। हां सर, अगर दिशाएं अलग अलग होंगी, कंडीशंस अलग अलग होंगी, एंजाइम अलग अलग होंगे, तो उत्पाद भी क्या होंगे जनाब? अलग अलग होंगे। बताओ ताऊ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक की लाइन क्लियर है आप सभी बच्चों को? यहां तक की बात दंडना दंडन? हाँ जी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम। कौन है मेरे भाई? सिड्रा। आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एंजाइम रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। क्या आपको ये लाइन याद है कि एंजाइम जो होते हैं वो अपने इष्टतम तापमान पर या इष्टतम पीएच पर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं? ये लाइन वही बता रही है कि एंजाइम जो है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर मींस इष्टतम तापमान चाहिए। अगर उसको वो मिला तो वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाएगा। क्या ये लाइन सही है? बिल्कुल सही है। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट लो टेम्परेचर। एंजाइम जो है वो निम्न तापमान पर विकृतीकरण हो जाता है। बताओ सिड्रा, आपके हिसाब से क्या ये स्टेटमेंट सही है? एंजाइम जो है लो टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाते हैं। डीनेचर्ड मींस विकृतीकरण। क्या लो टेम्परेचर पर एंजाइम निष्क्रिय होते हैं या उनका विकृतीकरण होता है? दिमाग लगाओ सर, लो टेम्परेचर पर निष्क्रिय हो जाते हैं, हमने पढ़ा था। हाई टेम्परेचर पर विकृतीकरण होता है, डीनेचुरेशन होता है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये टोटली क्या है? गलत है। तीसरा, बेल शेप कर्व इज फॉर्म्ड व्हेन एंजाइम एक्टिविटी एट वाई एक्सिस इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर एट एक्स एक्सिस। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक चार्ट आएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, जब हम एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। आपको वो याद है इस तरीके का ग्राफ था सर? कौन सा था? ये वाला ये वाला। ये कैसा है? ये कर्व कैसा है सर? ये घंटी के शेप का है। हाँ सर। कैसी शेप का है? बेल शेप का है। हाँ जी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई है। एंजाइम्स कैटेलाइज मेनी इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या एंजाइम जो है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं? अगर आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़कर वाटर और ऑक्सीजन बनाया तो क्या वाटर और ऑक्सीजन को जोड़कर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बना सकते हैं? अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाया, क्या कार्बनिक अम्ल टूटकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं? हाँ। यानी आपके एंजाइम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों रिएक्शन करा सकते हैं या नहीं करा सकते? मतलब कुल मिलाकर आपके एंजाइम जो है
है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया जनाब? आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया है। आंसर क्या होगा बेटा? सेकंड होएगा। हाँ भैया, ऐसा ड्रग होते हैं जिससे एंजाइम काम करना बंद कर दें। सर कोई ऐसी ड्रग बता दो हमको जिससे हमारे एंजाइम काम करना बंद कर दें। कौन है ताऊ जी? आज हम एक ड्रग ढूंढेंगे और आपको बता कौन से एंजाइम बंद कराना है आपको बेटा? कौन सा एंजाइम बंद कराना है ताऊ जी? आपको बताओ हमको कौन सा एंजाइम बंद कराना भैया? इस टाइम क्लास डिस्टरबेंस नहीं हुआ सर। हाँ, इस टाइम क्लास डिस्टरबेंस नहीं हुआ। उस टाइम पर कई बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, इसलिए डिस्टरबेंस करते हैं। चलो जी, इतना ही पढ़ पाएंगे क्योंकि अब आपकी अगली क्लासेस भी होंगी, 3 बजे ही होंगी। यहां तक की बात हम करते हैं। सर अगला टॉपिक फिर कब पढ़ाओगे? भाई साहब जैसे ये एक्स्ट्रा क्लास ली है ऐसे ही एक और एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, आज पूरा हमारा ऑफिस बंद है डाउटनट में। आज पूरी छुट्टी है। कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा में आज इलेक्शन है और उस इलेक्शन की वजह से पूरी छुट्टी है। मेरे को भी छुप छुपाते हुए, गाड़ी से छुप छुपाते हुए मैं आया हूं क्योंकि सभी जगह क्लोज्ड होता है, सब कुछ बंद होता है। ठीक है दोस्त, तो आपकी क्लासेस होंगी। सर फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों होंगी? वो कहां से हो रही है? राजस्थान से हो रही है, कोटा से हो रही है। वहां पर बंद नहीं है, हरियाणा में बंद है जहां से मैं क्लासेस ले रहा हूं। ओके दोस्त, तो अब अपन मिलेंगे कब? शाम को 4:45 पे। कौन सा? जेनेटिक्स के साथ में। ओके, शाम को भी क्लास होगी। ठीक है सर, कल क्लास क्यों नहीं हुई थी ये आपको पता लगेगा इस लेक्चर को जब आप दोबारा सुनोगे तो। ठीक है, तो अपन एक और एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और यहां से आगे का जो टॉपिक जो है एक बार ना खुद एक बार ट्राई करके देख लेना। मैं कराऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कोशिश करिएगा। जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, जो मेरे को कमेंट करके बोलते हैं सर आपको बायोमोलिक्यूल्स नहीं आती, क्या आपने पढ़ाई नहीं थी? हाँ बेटा, मेरे को नहीं आती थी इसलिए मैंने नहीं पढ़ाई थी, अब मैं पढ़ रहा हूं इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्त, जैसा आपको सही लगे यार वैसे आप सोच लो, कोई तकलीफ नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आपने चीज पढ़नी है, आपने चीज कवर करनी है। हाँ जी, चलो तो अब अपन मिलेंगे। एक बार इनको जस्ट यहां से अगले जो चीजें हैं इनको ट्राई करना, एक बार पढ़ने की कोशिश करना। ये सक्रियण ऊर्जा क्या थी, ये सारी चीजें, ये संक्रमण अवस्थाएं क्या थी, ये सब कुछ एक बार पढ़ने की कोशिश करना। एंजाइम के हमने वर्गीकरण किया था, सहकारक, ये सारा थोड़ा सा है। एक लेक्चर और लगेगा और इसको मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बता दूंगा कि कब होएगा वो। ठीक, चलो जी, मिलते हैं बेटा शाम को 4:45 पे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।